क्या हो अगर धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दे रही हो। जरा सोचिए, हर महान सभ्यता एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाती है। उसकी भाषा धीरे धीरे दम तोड़ देती है, उसके धर्म भुला दिए जाते हैं और उसके शानदार शहर सदियों की खामोशी के नीचे दफन हो जाते हैं। ये इतिहास का लगभग एक तय नियम है, लेकिन एक जमीन ऐसी है जिसने इस नियम को ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसने दुनिया की सबसे खूंखार ताकतों का सामना किया, पर कभी मिटा नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ईरान के उस महाकाव्य जैसे सफर पर निकल रहे हैं, जहां इतिहास सिर्फ पन्नों पर नहीं बल्कि आग और खून से लिखा गया है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं उस सभ्यता की जिसने मरने से साफ इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल तो यही है कि अगर किसी सभ्यता पर बार बार भीषण हमले हों तो क्या वो बच सकती है? पिछले 2500 सालों में जिस जमीन को हम आज ईरान कहते हैं, उस पर यूनानियों ने हमला किया, अरबों ने फतह हासिल की, तुर्क आए और मंगोलों ने तो ऐसी तबाही मचाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने शहरों को जला दिया और पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंका। आमतौर पर ऐसी सभ्यता को इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाना चाहिए था, लेकिन ईरान का रहस्य ही यही है। वो टूटने के बजाय ढलना जानता है। उसने हमेशा अपने विजेताओं की संस्कृति, भाषा और धर्म को सोख लिया और अंततः उन्हें अपने ही रंग में रंग दिया। कमाल के रहस्य को सुलझाने के लिए हम इतिहास के 6 सबसे बड़े युगों से गुजरने वाले हैं। हम प्राचीन फारस के शानदार उदय से शुरुआत करेंगे, उसके बाद पार्थियन और ससानियन साम्राज्यों का दौर देखेंगे, फिर बात करेंगे इस्लामी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, मंगोल आक्रमण की उस खौफनाक तबाही की और कैसे सफविद काल में एक नई शिया पहचान बनी, और अंत में आधुनिक युग और उस क्रांति तक पहुंचेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो आइए पहले अध्याय की ओर कदम बढ़ाते हैं। पहाड़ों और रेगिस्तानों से घिरे इस ईरानियन पठार पर सभ्यता की जड़ें बहुत पहले ही मजबूत हो चुकी थीं। सबसे पहले एलामाइट्स आए और फिर वो आर्यंस, जिनमें से 2 बड़े समूह मीड्स और पर्शियंस इस जमीन पर बस गए। यहीं से एक बहुत बड़े ऐतिहासिक तूफान की शुरुआत होने वाली थी। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 3000 ईसा पूर्व में एलामाइट सभ्यता से बात शुरू होती है, लेकिन असली गेम चेंजर पल आता है 550 ईसा पूर्व में, जब साइरस नाम का एक युवा फारसी राजकुमार बगावत कर देता है। वो देखते ही देखते शक्तिशाली मीडियन साम्राज्य को अंदर से ढा देता है और फिर 539 ईसा पूर्व में बिना किसी बड़ी लड़ाई के दुनिया के सबसे भव्य शहर बेबीलोन पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर उत्थान का एक पतन भी होता है। 330 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने इस विशाल साम्राज्य को हरा दिया और शानदार शहर परसेपोलिस को जलाकर राख कर दिया। मैं साइरस हूँ, राजाओं का राजा, मेरे इस छोटे से स्मारक से ईर्ष्या मत करना। साइरस महान के मकबरे पर लिखा ये शिलालेख बहुत कुछ कहता है। साइरस ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य सिर्फ अपनी तलवार के जोर पर नहीं बनाया था। जब उसने बेबीलोन को जीता तो वो एक हमलावर की तरह नहीं बल्कि एक मुक्तिदाता की तरह अंदर गया। उसने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी दी। उसने साम्राज्यों को कुचलने के बजाय उन्हें खुद में समाहित किया। और सच कहूं तो सहिष्णुता की इसी जबरदस्त कूटनीति ने उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिकंदर के उस विनाशकारी हमले के बाद तो ऐसा लगा जैसे फारसी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों और गांवों में वो पहचान अब भी सुलग रही थी। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां फारस एक बार फिर राख से उठता है और इस बार उसका सीधा मुकाबला होता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी रोमन साम्राज्य से। दोनों सेनाओं की तुलना करके देखिए। एक तरफ रोम की सेना थी, बेहद अनुशासित, भारी पैदल सेना और मजबूत ढालों वाली। उन्हें लगता था कि वो किसी को भी रौंद सकते हैं। और दूसरी तरफ था पार्थियन साम्राज्य, जो गति और चपलता पर निर्भर था। 53 ईसा पूर्व में कर्राय के युद्ध में रोम को यही गलतफहमी भारी पड़ी। पार्थियन घुड़सवारों ने सीधे टकराने के बजाय दूर से ही अपने मशहूर पार्थियन शॉट का इस्तेमाल करते हुए तीरों की बारिश कर दी। ऊंटों पर लादकर लगातार तीर लाए जा रहे थे। इस गतिशीलता के आगे रोम की भारी सेना पूरी तरह बेबस हो गई और उन्हें एक बेहद अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। पार्थियनों के बाद ससानियन साम्राज्य ने सत्ता की बागडोर संभाली और इन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। इन्होंने पुरानी ढीली ढाली व्यवस्था को उखाड़ फेंका और एक बेहद मजबूत केंद्रीकृत राजशाही बनाई। शासकों ने खुद को किंग ऑफ किंग्स घोषित कर दिया। पारसी धर्म यानी ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म को राज्य का आधिकारिक धर्म बना दिया गया।
और यही वो समय था जब गुंडेशापुर अकेडमी जैसी संस्थाएं बनी, जहां विज्ञान और चिकित्सा का वैश्विक ज्ञान इकट्ठा हुआ। ये ईरानी सभ्यता का एकदम स्वर्णिम काल था। लेकिन सदियों तक रोम और बिजांटियन साम्राज्य से लगातार लड़ते लड़ते ससानियन साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। 7वीं सदी आते आते खजाने खाली हो गए थे और सेना बुरी तरह थक चुकी थी। और ठीक इसी कमजोर पल में अरब के रेगिस्तानों से एक बिल्कुल नई शक्ति का उदय हुआ। इस अरब आक्रमण ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि इस्लाम के रूप में एक नया धर्म भी साथ लाया था। शुरुआत में जब उमैयद खलीफा का राज था, तो गैर अरब मुसलमानों को, जिनमें ईरानी भी शामिल थे, मवाली कहा जाता था। मवाली होने का मतलब था कि आपको अरब मुसलमानों के बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और जैसा कि हम इतिहास में बार बार देखते हैं, इसी गहरे भेदभाव ने एक भयानक गुस्से को जन्म दिया, जिसने अंततः अब्बासिद क्रांति की नींव रखी। अब्बासिद क्रांति के बाद एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि इस्लामी दुनिया का राजनीतिक केंद्र बगदाद शिफ्ट हो गया। और बगदाद फारसी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है। विजेता खुद विजित होने लगते हैं। फारसी भाषा, साहित्य और प्रशासन ने चुपचाप इस्लामी दुनिया को अंदर से जीत लिया। और इस पूरी सांस्कृतिक लड़ाई में एक इंसान का योगदान सबसे बड़ा है, कवि फिरदौसी। इन्होंने अपनी महाकाव्य कविता शाहनामे लिखने में अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। इस एक मास्टरपीस ने न केवल फारसी भाषा को मरने से बचा लिया, बल्कि प्राचीन ईरान के नायकों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। अभी फारसी संस्कृति अपनी जड़ें जमा ही रही थी कि पूरब से एक ऐसा खौफनाक तूफान आया जिसने सच में सब कुछ राख में बदल दिया। इतिहास की सबसे क्रूर और विनाशकारी ताकतों में से एक, चंगेज खान और उसके मंगोल योद्धाओं का आगमन। 1258 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये इतिहास का एक बेहद भारी और खौफनाक पन्ना है। इसी साल मंगोल सेना ने बगदाद को रौंद डाला और अब्बासिद खिलाफत का बेहद क्रूरता से अंत कर दिया। मंगोलों का ये आक्रमण कोई आम सैन्य अभियान नहीं था, ये एक सभ्यतागत तबाही थी। मंगोलों की रणनीति बिल्कुल साफ और खौफनाक थी। पहले चरण में उन्होंने महान शहरों और सदियों पुरानी सिंचाई प्रणालियों यानी कनातों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। लाखों लोग मारे गए और उपजाऊ जमीनें रेगिस्तान बन गईं। फिर उन्होंने अपना इल्खानेत राज्य स्थापित किया। लेकिन यहाँ ईरान का वो अकल्पनीय लचीलापन फिर सामने आता है। जरा सोचिए, जिन खूंखार मंगोलों ने ईरान को तबाह किया था, कुछ ही पीढ़ियों के भीतर वो खुद इस्लाम अपनाने लगे और पूरी तरह फारसी संस्कृति और प्रशासन में ढल गए। ईरान अपनी ही राख से एक बार फिर उठ खड़ा हुआ था। मंगोलों और फिर बाद में तैमूर की तबाही के बाद जो राजनीतिक अफरा-तफरी मची, उसी राख से एक नए राष्ट्र राज्य का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की, जब सफविद साम्राज्य का उदय हुआ और ईरान को एक बिल्कुल नई और स्पष्ट पहचान मिली। इस नई पहचान की शुरुआत एक सूफी आदेश से हुई, जो धीरे धीरे एक बेहद वफादार सैन्य ताकत बन गया। इनके अनुयायियों को किजिलबाश या लाल सिरवाले कहा जाता था, क्योंकि वो 12 शिया इमामों के सम्मान में 12 परतों वाली लाल टोपी पहनते थे। 1501 ईस्वी में इस्माइल नाम के महज 14 साल के एक करिश्माई लड़के ने इन निडर किजिलबाश योद्धाओं के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को ईरान का शाह घोषित कर दिया। 14 साल का एक लड़का और शाह इस्माइल ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने वहां का भूगोल और भविष्य दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। सफीदिद काल से पहले ईरान में सुन्नी मुसलमानों की बहुलता थी, लेकिन इस्माइल ने 12वीं शिया इस्लाम को आधिकारिक राज्य धर्म बना दिया और उसे पूरी सख्ती से लागू किया। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने ईरान को पड़ोस के विशाल सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया। इसी कदम ने ईरान की वो खास राष्ट्रीय पहचान गढ़ी जो आज तक कायम है। अब हम आधुनिक युग में कदम रखते हैं। 20वीं सदी का ईरान विदेशी ताकतों का अखाड़ा, आधुनिकीकरण की प्रयोगशाला और एक ऐसी क्रांति का गवाह बना जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। अगर हम इस उथल-पुथल वाले दौर को देखें तो कहानी कमजोर कजार राजवंश के अंत से शुरू होती है। 1925 में रेजा शाह ने सत्ता संभाली और देश को तेजी से आधुनिक बनाना शुरू किया। लेकिन फिर तेल का खेल शुरू हुआ और विदेशी ताकतों का दखल बढ़ा। 1951 में जब प्रधानमंत्री मोसादेक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया,
तो 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से हुए एक तख्ता पलट के जरिए उन्हें हटा दिया गया। शाह तो वापस गद्दी पर आ गए, लेकिन जनता के दिलों में जो गुस्सा उबल रहा था वो 1979 में एक भयानक ज्वालामुखी बनकर फटा। 1979 की वो इस्लामी क्रांति इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक घटनाओं में से एक है। इस क्रांति ने धार्मिक विद्वानों, छात्रों और कामगारों को शाह के खिलाफ एक कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? साइरस के समय से चली आ रही 2500 साल पुरानी राजशाही जड़ से खत्म हो गई। राजनीतिक सत्ता और धार्मिक नेतृत्व आपस में मिल गए और ईरान एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक धार्मिक गणराज्य बन गया। इस प्राचीन राष्ट्र का ढांचा पूरी तरह बदल गया। इन तमाम ऐतिहासिक तूफानों को देखने के बाद सिकंदर की आग, अरबों की विजय, मंगोलों का कहर और आधुनिक क्रांतियां, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। साम्राज्य गिर जाते हैं, लेकिन खुद को ढालने वाली सभ्यताएं जिंदा रहती हैं। ये सभ्यता कभी टूटी नहीं। जब भी लगा कि ईरान खत्म हो गया है, उसने अपने हमलावरों को ही अपनी संस्कृति में घोल लिया। ये सच में एक फीनिक्स पक्षी की तरह है, जो अपनी ही राख से बार बार जन्म लेता है। जैसे जैसे इतिहास की धूल छंटती है, एक सच बाकी रह जाता है। साम्राज्य उठे, साम्राज्य गिरे, लेकिन ईरान कभी नहीं मिटा। प्राचीन फारस के अग्नि मंदिरों से लेकर आधुनिक तेहरान की सड़कों तक ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वजूद बचाए रखने की एक महाकाव्य गाथा है। अगर इस सफर ने आपको हैरान किया है, अगर आपने धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की ताकत को महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे असली इतिहास पसंद करने वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये वो है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।